So second part of 16 question paper. When was Paradise Lost published? 4 options: 1660, 1667, 1658, 1654. ये easy हो जाता है. 1667 में Paradise Lost publish हुई थी. 1667 का जो एडिशन है उसमें 10 बुक्स देखने को मिलती हैं एंड नेक्स्ट एडिशन 1674 12 बुक्स में इस एपिक को पब्लिश कराया गया था. ठीक है, जॉन मिल्टन का फेमस एपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? तो किस वर्क में मिल्टन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप के अपोज को प्रमोट किया है? पैराडाइज रिगेंट, एरियोपैजिटिका, आइक्नोक्लास्ट एंड सैमसन एगोनिस्ट. ये इजी क्वेश्चन हो जाता है. एरियोपैजिटिका में उन्होंने फ्रीडम स्पीच और जो सेंसरशिप और लाइसेंसिंग है उस पर आर्ग्यू करते हुए वो दिखाई देते हैं और ये 1644 में इनका जो वर्क है शो होता है. नेक्स्ट, पैराडाइज लोस्ट कंप्राइजेज डैश बुक्स. अब दोबारा से वही सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ बुक्स आपको बतानी है कि पैराडाइज लोस्ट में कितनी बुक्स, 12, 16, 10 और 14. तो टोटल 12 बुक्स में ये एडिशन हमें देखने को मिला था. ठीक है, 1674 में सेम क्वेश्चन है. और बुक 1 to 3 में सैटर्न की रिबेलियन को दिखाया गया है. बुक 4 to 8 में एडम एंड ईव की स्टोरी को दिखाया गया है. बुक 9 to 12 में फॉल एंड एक्सपल्शन शो किया गया है. ओके, नेक्स्ट, पैराडाइज लोस्ट इज रिटन इन. किस फॉर्म में पैराडाइज लोस्ट लिखी गई है, यानी कि जो उसका वर्स स्टाइल है किस तरह का है? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, टाइम्ड वर्स या नन ऑफ अबव. तो ये हो जाता है पैराडाइज लोस्ट ब्लैंक वर्स में देखने को मिलती है. ब्लैंक वर्स में इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस लाइन व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय. सो वी हैव 4 ऑप्शंस हियर, एडम, ईव, सैटर्न या बिल्जेबल. सो राइट आंसर यस सैटर्न. सैटर्न इज द राइट आंसर. सैटर्न ये लाइन जब उसे हेवन से एक्सपेल कर दिया जाता है तो इस तरह की लाइंस वो बोलता है. ठीक है, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट विद. मिल्टन की जो पैराडाइज लोस्ट बुक 1 है वो किसके साथ शुरू होती है? लेमेंट, इन्वोकेशन, सॉलिलोक्वी या रेफरेन. सो राइट आंसर हो जाता है इन्वोकेशन. मिल्टन की जो पैराडाइज लोस्ट है वो इन्वोकेशन के साथ शुरू होती है, यानी कि मिल्टन इन्वोक्स करते हैं द म्यूज टू इंस्पायर हिज एपिक पोएम. तो यहाँ पर राइट आंसर इज इन्वोकेशन. नेक्स्ट, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर इज. कैसे स्टाइल के लिए वो फेमस थे? तो ये आप जानते हैं, नैरेटिव, ड्रामेटिक्स, ग्रैंड या एफोरिस्टिक. तो मिल्टन ग्रैंड स्टाइल के लिए फेमस थे. ग्रैंड स्टाइल जिसमें जो कि कॉम्बिनेशन है, इस ग्रैंड स्टाइल में किस किस चीज़ का? एलिवेटेड लैंग्वेज का वो यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स का उन्होंने यूज़ किया है और एपिक स्कोप रखा है. ठीक है, तो इस तरह से ग्रैंड स्टाइल के लिए वो फेमस थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन डैश. तो ये इजी हो जाती है, हमें जो कोड्स वगैरह हैं उनकी लाइंस को पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है. इस तरह के क्वेश्चन वहां पर पुटअप किए जाते हैं. तो बी इज द राइट आंसर, हेवन, हेल देन सर्व इन हेवन. ठीक है, तो ये पैराडाइज लोस्ट बुक 1 की लाइन हो जाती है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन. विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द विच एज. ठीक है, ये आपको बताना है कौन सी एज से वो बिलोंग करते थे. अब उनके टाइम पीरियड का आपको अच्छे से नॉलेज है, रेस्टोरेशन, विक्टोरियन या एलिजाबेथन एज या रोमांटिक. तो ये एलिजाबेथन एज हो जाती है क्योंकि शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड है 1564 से 1660 तक माना जाता है. ड्यूरिंग क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उनके रेन में ये देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो एलिजाबेथ फर्स्ट रेन 1558 से 1603 तक एलिजाबेथ का शासन माना जाता है और उसी टाइम पीरियड के ड्यूरिंग शेक्सपियर थे. तो एलिजाबेथन एज इसको कंसिडर किया जाएगा, एलिजाबेथन एज. ठीक है, नेक्स्ट, हु इज नॉन एज द मेलनकली मैन इन एज यू लाइक इट. इजी क्वेश्चन हो जाता है. मेलनकली मैन किसे माना जाता है? टचस्टोन, सिल्वियस, जैक्स, कॉलिन. तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार रीड भी कर चुके हैं. जैक्स जो कि एक नोबल मैन है, ठीक है, उसी को ही मेलनकलिक मैन या मेलनकली नेचर उसकी है. तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है जैक्स. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट. ये तो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इनमें से एज यू लाइक इट का कैरेक्टर नहीं है. रोजलिंड, सीलिया, ऑर्लैंडो, पोर्शिया. तो इसमें जो पोर्शिया है वही क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस की कैरेक्टर है. ठीक है, तो वो इसमें नहीं देखने को मिलती. एज यू लाइक इट की ये तीनों रोजालिंड, ऑर्लिया, सीलिया और ऑर्लैंडो. ठीक है, नेक्स्ट,
14 ब्रैस इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको स्टोरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 ब्रैस शेक्सपियर के किस प्ले में कैरेक्टर है? किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट और जूलियस सीजर। तो ये जो 14 ब्रैस है ये हैमलेट में देखने को मिलता है। ये नॉर्वे प्रिंस हैं और एक्ट 4 to 5 में देखने को मिलते हैं। नॉर्वे प्रिंस हैं और एक्ट 4 to 5 में देखने को मिलते हैं 14 ब्रैस। हैमलेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज। शेक्सपियर के सोनेट्स की मेन थीम क्या थी? लव, हेट्रेड, इंट्रीग या एनवे। तो ये तो लव उनके सोनेट्स की मेन थीम हो जाती है। आ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद ये तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कपलेट से एंड होते थे। राइमिंग स्कीम देख लेते हैं एक बार। शेक्सपियर के सोनेट कपलेट से एंड होते थे। जो उनकी सोनेट स्ट्रक्चर थी क्या थी? 14 लाइन्स में देखने को मिलती है। ए बी, सी डी, ई एफ, जी। तो ये लास्ट में एंड में ये एक कपलेट देखने को मिलता है। ओके, 14 लाइन्स के उनके सोनेट होते थे। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर इज। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आप जानते हो। टोटल नंबर कितने सोनेट्स लिखे थे उन्होंने? टोटल 154 सोनेट थे, जिसको 1609 में पब्लिश कराया गया था शेक्सपियर सोनेट का कलेक्शन बाय टॉमस थॉर्प के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर ऑकर्स इन शेक्सपियर। तो किस प्ले में देखने को मिलती है? ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, मैकबेथ या किंग लियर। ये लाइन्स मैकबेथ में देखने को मिलती हैं, एक्ट 5 सीन 5 में। और ये मैकबेथ की सॉलिलकी है। सॉलिलकी आप जानते हो, ठीक है, क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बार डिस्कस। In Galsworthy's justice, the law is what it is, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another, has been said by cashier, lawyer, manager. तो ये जो लाइन्स हैं ये जज के द्वारा बोली जाती हैं गाल्सवर्दी में जस्टिस, जो कि 1910 में ये प्ले देखने को मिला था। ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम पर ये प्ले था, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। किस एज में मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे? 34, 46, 44, 56। 44 ईयर्स की एज में मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे 1652 में ड्यू टू ग्लूकोमा। उन्हें ग्लूकोमा जो डिजीज हो गई थी उसकी वजह से उन्होंने अपनी आईसाइट को खो दिया था। नेक्स्ट, अ सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड। ये बहुत बार हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया है और आप को पता भी है कि किस तरह के फीचर्स हैं कौन सी जॉनर के। अ सॉन्ग ऑफ सोरो है ना, जो किसी स्पेशली जो किसी डेड पर बोला जाता है या लिखा जाता है। सटायर, एपिक, एलेजी और तो ये राइट आंसर हो जाता है एलेजी। एलेजी पोएटिक लेमेंटेशन या मॉर्निंग ग्लॉस होता है। एग्जाम्पल के लिए टॉमस ग्रे का एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वॉल्ट विटमेंस वैन लिलेस लास्ट इन द डोयार्ड ब्लूम्ड। तो इस तरह के वर्क एलेजी में हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, ये इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, जिसने पढ़ा हुआ है, रीड किया हुआ है। ऑक्टेव मीन्स यानी कि 8 लाइन सोनेट्स। नेक्स्ट, 6 लाइन्स तो सेस्टेट होता है, 4 लाइन्स क्वेट्रेन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट कैरेक्टराइज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, एस्थेटिक मूवमेंट जो लेट 19th सेंचुरी थी किस तरह की फ्रेज वहाँ हमें देखने को मिलती है, बेस्ट कैरेक्टराइज करती है, ठीक है। आर्ट फॉर इंटेलेक्ट सेक, आर्ट फॉर गॉड सेक, आर्ट फॉर द मासेस, आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो यही राइट हो जाता है एस्थेटिक मूवमेंट जो 1870 से 1890 तक देखने को मिलता है। इसमें ब्यूटी, फॉर्म एंड जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है उसको एम्फेसाइज किया जाता है। तो आर्ट फॉर आर्ट सेक इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, आर्ट फॉर आर्ट सेक। नेक्स्ट 85, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड इपोड फॉर्म अ 3-part स्ट्रक्चर इन। ये 3-part स्ट्रक्चर हैं और ये किस में देखने को मिलती हैं? क्लासिक ऑड है, ग्रीक कॉरस है, मिडिवल बैलेट है या पेट्रार्कन सोनेट है। तो स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड एपोड, तो ये पार्ट जो है 3-part स्ट्रक्चर अ क्लासिक ऑड का एग्जाम्पल हो जाते हैं। स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड एपोड 3 मेजर पार्ट्स इसमें रखे जाते हैं। ऑड इज अ लिरिकल वर्ड्स और ये तीनों क्लासिक ऑड का एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1
Milton belongs to the devil's party without knowing it. We have 4 options. फ्रैंक कर्मोट, विलियम एम्पसन, C.S. लुइस, विलियम ब्लेक. तो ये इजी क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है, विलियम ब्लेक ने ये अपनी बुक मैरिज इन हेवन और हेल में बोला है. ठीक है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम. वर्ड्स इन पर फोकस कीजिए. बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड वर्स्ट ऑफ टाइम. सिम्बली ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिम्बली क्या होता है जिसमें लाइक और एज का यूज करते हुए कंपैरिजन किया जाए. मेटाफर विदाउट यूजिंग लाइक और एज. ठीक है, मेटाफर भी रॉन्ग हो जाता है. एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में विरोधाभास टाइप चीजों को दिखाया जाता है. एंटीथेसिस होता है कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज जहां पर देखने को मिले. तो एंटीथेसिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, लव इज एन आइडल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग. इसमें आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीमोरन, मेटाफर, सिम्बली या एंटीथेसिस. लव इज एन आइडल थिंग और मैरिज इज अ रियल थिंग, तो 2 चीज़ों को बताया गया है. तो इसमें यहाँ पर भी हमें एंटीथेसिस का ही ये एग्जाम्पल हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हमें देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, लव इज एन आइडल थिंग, मैरिज इज रियल थिंग. क्योंकि एंटीथेसिस में जो 2 आइडियाज हैं उनके बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है, या वर्ड्स हैं जो कि उस सेंटेंस के इम्पैक्ट को इंक्रीज. वी हैव 4 ऑप्शंस. फिगर्स ऑफ स्पीच आपको इसमें बतानी है. ऑक्सीमोरन, मेटोनिमी, पर्सोनिफिकेशन या पन. तो ये जो लेट्स गो टू बेड नाउ का मीन्स है, जैसे जनरली हम यूज करते हैं कि हम सोने जा रहे हैं, गोइंग टू स्लीप. सो राइट आंसर इज मेटोनिमी. मेटोनिमी इसमें है, यानी कि कोई और वर्ड्स यहाँ पर शो किए जा रहे हैं. बेड नाउ, लेट्स गो टू बेड नाउ, यानी कि सोने जा रहे हैं. तो मेटोनिमी यहाँ पर राइट होगा, बाकी कट हो जाते हैं. नेक्स्ट, humor is the shock absorber of life. It helps us take the blows. अंडरस्टेटमेंट, मेटाफर, सिम्बली या पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पर ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ बताया है, यानी कि इसमें क्या किया गया है, कंपेयरिंग ह्यूमर टू अ शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है, तो कैसे कंपेयरिंग करते हुए, तो यहाँ पर मेटाफर होगा, बाकी तो कट हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक चेंज्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम. ये इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, साउंड ब्रिंग, साउंड की आवाज़ आ रही है. तो जहाँ पर इस तरह की वर्ड्स इमिटेटिंग साउंड्स, वहाँ पर ओनोमेटोपोइया होती है. ठीक है, द कॉट लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड ओकर्स इन. ये लाइन कहाँ पर देखने को मिलती है? ठीक है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लव्स लेबर लॉस्ट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर. तो ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है और कौन इन्हें बोलता है? ये लाइन मिडसमर नाइट्स ड्रीम की है. तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर मिडसमर नाइट्स ड्रीम, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. और ये हेलेना बोलती है. हेलेना की स्पीच है जो एक्ट 1 सीन 1 में दिखाई देती है. ठीक है, जिसमें वो लव, नेचर एंड क्यूपिड सिंबलिज्म को डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं. नेक्स्ट, द गॉड द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंट, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन ऑकर्स इन ट्वेल्थ नाइट, सिम्बलिन, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट. तो ये जो लाइन है ये तो ईजी हो जाती है कि ये किस में बोली गई है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ. तो ये तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये लाइन बोली गई है. पोर्शिया की स्पीच है, पोर्शिया बोलती है एक्ट 4 सीन 1 में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैलिटी. फ्रैलिटी दाई नेम इज विमेन इज टेकन फ्रॉम. ये इजी हो जाता है. ये लाइन कहाँ से ली गई है? हैमलेट से ये लाइन ली गई है. हैमलेट की फेमस लाइन है, एक्ट 1 सीन 1 में ये लाइन बोलता है, अपनी मदर के लिए यूज़ करता है. जब वो उसके अंकल क्लाउडियस से अपने फादर की डेथ के तुरंत बाद वो उसके अंकल से शादी कर लेती है, तो वो अपनी मदर के लिए ये लाइन्स यूज़ करता है. हैमलेट लैमेंटेशन आफ्टर हिज फादर्स डेथ एंड मदर्स क्विक रीमैरिज, एक्ट 1 सीन 1 की ये लाइन होती है. ठीक है, हैमलेट का डिसइल्यूजनमेंट दिखाया जाता है गर्ट्रूड के एक्शन के साथ. नेक्स्ट, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वेराइटी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ओथेलो, टाइटस एंड्रोनिकस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. तो ये लाइन हो जाती है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की. एनोबार्बस का डिस्क्रिप्शन है क्लियोपेट्रा पर, एक्ट 2 सीन 2 में ये दिखाई देता है. एनोबार्बस डिस्क्रिप्शन देता है क्लियोपेट्रा का एक्ट 2 सीन 2 में. ठीक है, जब वहाँ पर प्रेज कर रहा होता है क्लियोपेट्रा को, टाइमलेस ब्यूटी एंड कैप्टिवेटिंग प्रेजेंस, इस तरह से उसकी प्रेज कर रहा होता है. तो वो इस तरह की लाइन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पैसेज.
In our approach to life, be it pragmatic or other, a basic fact that confronts us squarely, unmistakably is the desire for peace, security, happiness. यानी कि in our approach to life, life के प्रति जो हमारा अप्रोच है यानी कि दृष्टिकोण है, it pragmatic और अदर यानी कि चाहे ये व्यवहारिक हो या अन्य जो हमारे सामने बिल्कुल confronts us squarely unmistakably, जो सामने स्पष्ट रूप से है, ठीक है, इज द डिजायर फॉर पीस, वो हमारी इच्छा जिसमें हम शांति, सुरक्षा और खुशी की चाह रखते हैं. डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ एट डिफरेंट आई ऑफ एग्जिस्टेंस मेकअप ड्रीमिंग, कि जो लाइफ की डिफरेंट फॉर्म है और जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारे वो एग्जिस्टेंस हमारी डेनिजाइंस यानी कि टीमिंग डेनिजाइंस यानी कि हमारे श्रृंगार से भरपूर. एंड नो मैटर वेदर दे बिलोंग टू हायर ग्रुप सच एज ह्यूमन बींग्स और टू द ग्रुप सच एज एनिमल्स, ऑल बीइंग प्राइमरली पीस, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी. हमारे इस देश के निवासी से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, या तो वो एनिमल हो या हायर ग्रुप सच एज ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल के ग्रुप से हो. इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता. किससे फर्क पड़ता है? प्राइमरली पीस से. ऑल बीइंग प्राइमरली पीस, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, जो कंफर्ट और सिक्योरिटी है उस चीज़ से फर्क पड़ता है कि सभी मेन रूप से पीस बनाए रखें, कंफर्ट रखें और सिक्योरिटी मिलती रहे. लाइफ इज एज डियर म्यूट क्रिएचर. लाइफ एक डियर म्यूट क्रिएचर की तरह से यानी कि मूक क्रिएचर की तरह से है. जितना ही प्रिय ये एक आदमी के लिए है उतना ही ये एक इंसेक्ट के लिए भी हो सकता है. इवन द लव इंसेक्ट स्ट्राइव फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर थ्रेटन इट्स लाइफ. जितनी एक ह्यूमन बींग्स को सुरक्षा की जरूरत होती है उतने ही एक इंसेक्ट भी अपनी सेफ्टी का यहाँ पर प्रयास करता है. जस्ट एज ईच वन ऑफ अस वॉन्ट्स टू एंड नॉट टू डाई, सो डू ऑल अदर क्रिएचर्स, कि सभी यहाँ पर ये चाहते हैं कि वह मर जाएं और या ना मरे, ठीक है, यानी कि सब अपनी यहाँ पर सेफ्टी ही चाहते हैं. सो नाउ द टर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर इसी के अकॉर्डिंग होंगे, पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है. आंसर हमें राइट आंसर चूज करना है. द ऑथर्स मेन पॉइंट इज दैट, इस पैसेज में ऑथर का मेन पॉइंट क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर फाउंड ऑन अर्थ, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर पॉसिबल इन नेचर, पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, या इवन द वीकेस्ट क्रिएचर स्ट्रगल्स टू प्रेजेंट इट्स लाइफ. अब जैसे हमने इसका मीनिंग समझा तो इसी से हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी की बात हुई है सभी लिविंग बींग्स की. तो सी इज द राइट आंसर कि पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल्स ऑफ द ऑल लिविंग थिंग्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumptions और स्टेप्स इज एसेंशियल इन डेवलपिंग द ऑथर्स पोजिशन? इनमें से कौन से assumptions या स्टेप्स होंगे जो ज़रूरी होते हैं ऑथर्स की पोजिशन वो चाहता है, एसेंशियल है डेवलपिंग करने में? ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अ सिंगल ओवरराइडिंग गोल. The will to survive of a creature is identified with a desire for peace. All beings are divided into higher and lower groups. A parallel is drawn between happiness and pain in death. अब देखो इसमें पूछा है कि क्या assumption और steps हैं यहाँ लिखे हुए ऑथर्स जिसे हमें शो करना चाहता है, ठीक है. तो ऑथर्स यहाँ पर कहना चाहता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अ सिंगल ओवरराइडिंग गोल, कि जो भी हमारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उसके सभी के अपने अपने गोल हैं. द वर्ड डेनिजन्स इन द पैसेज इम्प्लाई, जो ये वर्ड है डेनिजन्स, ये यहाँ पर पैसेज में इसका क्या मीनिंग है ये बताना है. एलियंस, डिफेक्टर्स, विजिटर्स या इनहैबिटेंट्स. तो राइट आंसर इज इनहैबिटेंट्स. डेनिजन यहाँ पर शो करा है इनहैबिटेंट्स को, ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम रहने के क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं. द ऑथर प्रिज्यूम्स दैट एनिमल्स आर, ऑथर प्रिज्यूम्स कर रहा है कि एनिमल्स क्या होते हैं, सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स, इन्फीरियर टू ह्यूमन बींग्स. तो यही राइट आंसर हो जाता है, इन्फीरियर टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है. ये मैंने पहले से रेडी की हुई थी पैसेज, तो इसीलिए फटाफट से आंसर टिक कर रही हूँ. वैसे पैसेज अपनी अंडरस्टैंडिंग पर होती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. बस आपको प्रैक्टिस करनी है, नेट पर अवेलेबल है या फिर आप यहाँ से भी, मैंने पैसेज की कुछ वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं चैनल पर, आप वहाँ से भी जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. नेट पर बहुत सारी पैसेज हैं जहाँ पर आप जाइए, ठीक है. NCERT वाली साइट्स ओपन कीजिए, NCERT की साइट से आप इनको रीड कर सकते हैं. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं एग्जाम में. NCERT की कम से कम 5 to 10 पैसेज की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है. और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. नेक्स्ट प्रैक्टिस इज द मार्टिर्स हु लेड डाउन देयर लिव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. मार्टिर्स यानी कि शहीदों की बात की है कि जिन शहीदों ने इंडिया के लिए अपने प्राण यहाँ पर त्याग दिए
फ्रीडम ऑफ द कंट्री हैड अ लॉफ्टी विजन ऑफ द फ्यूचर। देश की आज़ादी के लिए उनका एक अलग विजन रहा था, मीन्स उनका जो विजन था वो हायर था, ऊंचा दृष्टिकोण उन्होंने रखा था देश की आज़ादी के बाद कि जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। दे वॉन्टेड द नेशन टू बी फ्री फ्रॉम ऑल स्लैवरी। वो चाहते थे कि जो नेशन है वो हर तरह की गुलामी से फ्री हो जाए, एंड बॉन्डेज, और उस पर कोई भी बॉन्डेज यानी कि बंधन ना हो। They wanted an India in which all the communities would live in perfect harmony। वे ये चाहते थे, एक ऐसा भारत वो चाहते थे कि जिससे जो इंडिया है वो सभी वहाँ पर आराम से रहें और परफेक्ट हार्मनी वहाँ पर हो, यानी कि सद्भावना हो, शांति हो, एंड इन विच देयर वुड बी नो हाई क्लास एंड नो क्लास ऑफ पीपल, जहाँ पर कोई भी क्लास ना हो पीपल की, जाति और धर्म के बीच देश ना बटा हो। द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी हैविंग बीन वाइप्ड आउट कंप्लीटली, और जो ये अभिशाप है ना अनटचेबिलिटी का, ये वहां से पूरी तरह से मिट जाए। ठीक है, तो इस तरह की बातें वो वहां करते थे। वहां पर उनका जो विजन था ये था, विमेन कुड एंजॉय इक्वल राइट्स विद मैन एंड कॉन्ट्रीब्यूट दियर फुलेस्ट टू द मेकिंग ऑफ अ ग्रेट नेशन। वुमेन वुड एंजॉय इक्वल राइट्स, की जो स्त्रियां हैं उनको भी समान अधिकार वो उनको मिले, और जो मैन है वो एक वहां पर अपना ग्रेट पर्सनैलिटी बनकर उभरे, यानी कि महान व्यक्ति के निर्माण में अपना पूरा योगदान दे। Such a vision was in keeping with the ancient glory of the country, renowned for its splendid achievements in literature। इस तरह का जो उनका दृष्टिकोण था, विजन जो था, जो एंशियंट ग्लोरी हमारी कंट्री में उनके लिए वो उनकी अलग ही क्या है, ग्लोरी है, यानी कि उनके जो विजन था वो पहले हमारी कंट्री जो थी उसके अनुरूप है। और आगे कहते हैं कि वी मस्ट नाउ रिवाइटलाइज दिस एंशियंट कल्चर ऑफ अवर्स विद टॉलरेंस एज इट इज मस्ट हैड, यानी कि ये जो विजन था उनका पुराना, हमें अभी भी इसी तरह की जो ट्रेडिशन है उसको रिवाइव करना होगा, पुनर्जीवित करना होगा। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाना होगा। इफ वी फॉरगेट और सीज टू टेक प्राइड इन आवर नोबल हेरिटेज, अगर हम भूल जाते हैं या प्राउड करना बंद कर देते हैं, तो ये वी शैल हैव टू फेस सीवियर indictment in the court of history which is a ruthless judge and seldom spares the erring people। तो हमारी जो ये विरासत है और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रूथलेस जजिंग का सामना करना पड़ेगा, यानी कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जहाँ पर एक क्रूअल हमें जज देखने को मिल सकता है हिस्ट्री की अदालत में, और गलती करने वालों को मीन्स रूथलेस जज एंड सेल्डम स्पेयर्स द एरिंग पीपल, और जो गलती करने वालों को कभी छोड़ता है, इस तरह का एक क्रूअल न्यायाधीश हमें इस तरह का सामना करना पड़ेगा, वो क्रूअल न्यायाधीश हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह की ये पैसेज है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। द मार्टिर्स हु डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे शहीद जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम के लिए अपने प्राण त्याग दिए। wanted, क्या चाहते थे? द कंट्री टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, द कंट्री टू रोल ओवर the other nations, the country to be free from slavery, या the people to give up their antiquated customs। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि वो चाहते थे कि सभी स्लेवरी से, यानी कि जो भी गुलामी है, सभी से इस कंट्री के लोग मुक्त हो जाएं। द मार्टिर्स वांटेड दैट, और क्या चाहते थे जो शहीद थे, वो चाहते थे कि देयर शुड बी रिजर्वेशन इन द जॉब्स फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री, or the old caste system should be retained in the future, or the women should look after their families only। इस किस तरह का विजन था, मीन सीधा सीधा ये पूछा गया है, तो यहाँ पर इजी है, बी हो जाता है। उनका विजन था कि कम्युनल लव और पीस कंट्री में बना रहे। नेक्स्ट, वी मस्ट स्ट्राइव विथ टोटल कमिटमेंट टू, ठीक है, वी मस्ट स्ट्राइव विथ टोटल कमिटमेंट टू, हमें जो हमारा कमिटमेंट होना चाहिए क्या, डिफीट एंड ओवरकम द एनिमीज ऑफ द नेशन, रिवाइटलाइज आवर रिच पास्ट कल्चर, इंजेक्ट साइंटिफिक टेम्पर इनटू आवर पास्ट कल्चर, या मेक साइंटिफिक एडवांसमेंट। तो ये राइट आंसर आपको पता है कि इसमें क्या कमिटमेंट थी कि जो रिवाइटलाइज करना है, हमारा जो रिच पास्ट कल्चर है हमें उसी पर चलना है, उसी को ही पुनर्जीवित करना है, रिवाइटलाइज करना है। आवर फ्रीडम फाइटर एंड विजन्ड
दैट इन फ्री इंडिया, क्या जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका क्या एनविजन था, मतलब क्या उनकी सोच थी, क्या दृष्टिकोण उनका रहा था। देयर शुड बी एन एगिलिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी का उनका विजन था, या वुमेन वुड एंजॉय हायर प्रिविलेजेस एंड राइट देन अदर्स, द कंट्री वुड बी टेकन फॉरवर्ड बाय सम सेलेक्टेड क्लास ऑफ सोसाइटी, या इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड ऑक्यूपाई टॉप प्रायोरिटी। ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर सीधा था कि देयर शुड बी एन एगैलिटेरियन सोसाइटी से उनका इगैलिटेरियन सोसाइटी से मतलब है कि सभी को क्या मिले, इक्वल इक्वल। वो चाहते थे ना कि जाति भेदभाव ना हो, इगैलिटेरियन यानी कि समता वाला भाव हो, ठीक है, सभी मतलब एकजुट होके रहे, वहां पर कोई भी इनइक्वालिटीज वहां देखने को ना मिले, तो वो ये चाहते थे, ठीक है। ये थी आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। बीज डैश डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस एट डिफरेंट कलर्स बट आर आल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसको आपने ध्यान से रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से क्या आएगा, ओनली, नॉट ओनली, ओनली डू, कैन ओनली। ये तो ईजी हो जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट कलर बट ऑल्सो के साथ क्या आता है, नॉट ओनली, तो बी इज द राइट आंसर। ये तो आप अच्छे से जानते हैं ना, बीज एग्जिबिट प्रेफरेंस टू वेरियस कलर्स, है ना, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू यूवी लाइट, तो सी बीज नॉट ओनली डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस। यस, जुपिटर डैश द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इजी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इजी है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जुपिटर के बारे में, तो इजी हो जाता है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट विच ऑल्दो बीइंग सब रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। व्हेन शुगर डैश टू यीस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। अब देखो व्हेन का यूज हुआ है, व्हेन शुगर, जब शुगर को क्या किया जाए, फर्मेंटेशन टेक प्लेस, फर्मेंटेशन होता है बाय एडिंग, इट इज एडिंग या इज एडिड। करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, शुगर एंड यीस्ट, तो व्हेन शुगर इज एडिड टू यीस्ट फर्मेंटेशन टेक प्लेस, इस तरह से। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डैश दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी, दैट का यूज है, ठीक है, ध्यान से देखिए, लिमिटेड बाय वीकेस्ट कंपोनेंट। यहाँ पर इंजीनियरिंग, फिजिक्स और सिस्टम एनालिसिस की बात हुई है, तो नो ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर, नथिंग एज ग्रेटर एज, या नॉट द ग्रेटर। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी, व्हाट इज करेक्ट, नो ग्रेटर देन दैट, तो यही राइट होगा, देन दैट, नो ग्रेटर देन दैट। नेक्स्ट, एट एग्रीकल्चर स्टेशंस मेनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन डैश वेरियस कंडीशंस, अंडर, अंडरनीथ, बिलो या बीनीथ। ये इजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज करना है जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन को इंडिकेट कर रही है ना। तो यहाँ पर कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पर इंडिकेट है, ग्रास ग्रोथ की, अंडर, अंडरनीथ, बिलो या बीनीथ, तो राइट होगा अंडर, अंडर, है ना, अंडर स्पेसिफाइज करिए कंडीशन फॉर ग्रास ग्रोथ के लिए, तो राइट आंसर इज अंडर। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज होगा जो कि इंट्रोड्यूस कर रही है कि इंटरएक्शन को, तो नाइट्रिक एसिड डैश ऑन रिएक्टिंग विद, रिएक्टिव टू, रिएक्ट्स विद या इज रिएक्टिंग विद। तो करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है, नाइट्रिक एसिड ऑन रिएक्टिंग विद इज द राइट आंसर, ठीक है। किस पर रिएक्ट कर रही है, कॉपर पर, नाइट्रिक एसिड ऑन रिएक्टिंग विद कॉपर के साथ रिएक्ट करके टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, द सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट अ फैक्टर इन हार्ट डिजीज, ठीक है। सैचुरेटिंग फैक्ट की बात हुई है, सैचुरेटेड फैट की बात हुई है, डेयरी फूड्स इज थॉट, तो यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज एक्सप्रेस कर रही है कंसीडरिंग ओपिनियन को। तो अब देखिए, सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट, ऐसा माना जाता है डैश अ फैक्टर इन हार्ट डिजीज। तो इट इज या टू बी या दे आर या एज बीइंग, तो इट इज क्या, फूड्स इज थॉट टू बी अ, कि ये फैक्टर है हार्ट डिजीज का। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन इंडस्ट्री एज दे कैन वर्क ऑन लार्ज जॉब फास्टर, आर मोर प्रिसाइज एंड, यस, तो यहाँ पर निगेटिव एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डिस्क्राइब कर रही है रोबोट्स के एडवांटेज को। चूज द करेक्ट आंसर, डोंट एज इजीली टायर, डोंट टायर मोर इजीली, डोंट टायर इजीली, डोंट टू टायर इजीली। तो करेक्ट सेंटेंस फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, डोंट टायर इजीली, कि इजीली क्या है, थकता नहीं है।
मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन विंटर विदाउट एनी सॉइल, न्यूट्रिएंट्स आर एडेड एज लॉन्ग एज श्योर दैट अबव ऑल ऑफ नेसेसरी, कि मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सॉइल। तो यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस करा रही है। तो विदाउट एनी सॉइल, ठीक है, मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सॉइल एज लॉन्ग एज न्यूट्रिएंट्स आर एडेड श्योर दैट अबव ऑल या ऑफ नेसेसरी। तो आप जानते हो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज लॉन्ग एज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो आप जानते हो ना कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का स्पेसिफिक कंडीशन की जब बात हो रही है, प्लांट ग्रोथ की बात हो रही है, तो एज लॉन्ग एज का यूज होगा, एज लॉन्ग एज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 113. So management dash as the organization and coordination of an enterprises, ठीक है, मैनेजमेंट की बात हुई है। तो यहाँ पर इट बी डिफाइंड, इट इज डिफाइंड, डिफाइनेबल, कैन बी डिफाइंड। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइडेड है। तो मैनेजमेंट इट इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैनेजमेंट की बात हुई है कि मैनेजमेंट क्या है, इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग सेंटेंसेज आइडेंटिफाई द वन बोल्ड वर्ड और फ्रेज आपको आइडेंटिफाई करनी है, दैट मस्ट बी चेंज इन ऑर्डर फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, इस तरह से सेंटेंस मिलेंगे वहाँ पर। 2016 के ये ग्रामर क्वेश्चन है, इनको ध्यान से आपको रीड करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल एंजॉय टू स्टडी लैंग्वेजेस, अलग अलग पार्ट है, आपको चूज करना है। अब आप यहाँ देखिए, ऑल्दो वी आर नॉट लॉन्गर, वर्ब एग्रीमेंट यहाँ देखना है आपको, ठीक है। स्टडी प्लस लैंग्वेज की बात हुई है और यहाँ पर देखो लैंग्वेजेस दिया गया है। लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेजेस शुड बी, यहाँ पर वेरियस से मतलब है लैंग्वेजेस का, लेकिन वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल एंजॉय टू स्टडी एंड लैंग्वेजेस करेक्ट होगा। वर्ब एग्रीमेंट स्टडी प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द राइट आंसर। तो डी पार्ट में ही क्या है, एरर है, ठीक है, डी पार्ट में एरर है, तो यही पर आप मार्क करोगे। नेक्स्ट, बिफोर द 1920s साइंटिस्ट यूज टू थिंक एन इमोबिलाइज्ड मसल वुड बिकम वीकर। अब देखो यहाँ पर 115 क्वेश्चन नंबर 115 में देखो बिफोर का यूज है। वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी आप देखो, पास्ट टेंस क्या यूज हुआ है, 1920 साइंटिस्ट यूज टू करेक्ट होगा, 1920 की बात हो रही है और प्रेजेंट टेंस का वो यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट यूज टू नहीं, पास्ट में आएगा ना, यूज्ड टू होगा, करेक्ट क्या होगा, यूज्ड टू। तो यहीं पर एरर है, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है ना, यूज टू नहीं, प्रेजेंट नहीं, पास्ट का यूज होगा क्योंकि 1920। Nuclear waste has traditionally been stored in steel drums. What are subject to rust? तो nuclear waste traditionally been stored। अब आप यहाँ देखिए कि जो बोल्ड वर्ड्स हैं उन्हीं में ही है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन करेक्शन आपको करना है। दैट इंस्टेड ऑफ वॉट की जगह क्या होगा, दैट, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हुई है कि बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स। वॉट आर सब्जेक्ट टू रस्ट नहीं होगा, दैट आर सब्जेक्ट टू रस्ट। तो किस पार्ट में एरर है यहाँ पर, यस, ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, यस, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। ये ए पार्ट तो ये है ना फर्स्ट वाला, यस, बी। स्टील ड्रम्स, दैट का यूज होगा, वॉट का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, द इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस। अब आप यहाँ देखिए कि इसमें क्या है, द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडीज को देखो किस फॉर्म में यूज किया है, ऐसे कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। बॉडीज कैसे लिखा जाता है, बॉडीज है ना, बॉडीज नहीं होगा, पजेसिव फॉर्म यूज होगी बॉडी की, क्योंकि सिंगुलर पजेसिव में आएगा, ऐसे बॉडीज यूज नहीं करेंगे। इम्यून सिस्टम की बात हुई है, पजेसिव फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहीं पर एरर होगा। ऑरिजिनेट इन इथियोपिया कॉफी वॉज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट केम टू यूरोप। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बात हुई है, वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी में गड़बड़ है, प्रेजेंट टेंस ओरिजिनेट्स का यूज हुआ है। ऑरिजिनेट इन यूथोपिया कॉफी वॉज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर, देखो वॉज ड्रंक यानी कि पास्ट का ओरिजिनेट्स, यस, राइट वर्ब फॉर्म, वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी में प्रेजेंट टेंस ओरिजिनेट्स यूज होगा, ओरिजिनेट्स, ठीक है, ओरिजिनेट नहीं यूज होगा, कि जो इथियोपिया से जो ओरिजिनेट्स हैं, है ना, ओरिजिनेट्स, यस। नेक्स्ट, एम्स्टर्डम इज अ टाउन हु इज समटाइम रेफर्ड टू एज द वेनिस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स कैनल्स। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एम्स्टर्डम इज अ टाउन, हु थोड़ी होगा यहाँ पर, हु नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन करेक्शन आपको करना है। विच ऑब्जेक्ट है ना, तो हु तो पीपल के लिए यूज होता है, विच का यूज होगा, एम्स्टर्डम की बात हुई है ना, विच करेक्ट क्या होगा, विच, तो यहीं पर इसी पार्ट में एरर है, विच, ठीक है। नेक्स्ट, द सी वास्प रिलीजेज अ पॉइजन दैट किल अ पर्सन इन 3 minutes। सी वास्प की बात हुई है, रिलीजेज अ पॉइजन, सी वास्प की बात हुई है, तो यहाँ पर वर्ब एग्रीमेंट देखिए, सब सिंगुलर सब्जेक्ट पॉइजन, तो क्या लेगा अपने साथ, किस तरह, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो किल का यूज है ना, तो यहीं पर मिस्टेक है, किल्स, माइनर सी मिस्टेक है। नेक्स्ट इज हेलीज कॉमेट अप्रोचेज द अर्थ क्लोज टू बी विजिबल एवरी 75 ईयर्स। अब देखिए इसमें, इस सेंटेंस में हेलीज कॉमेट अप्रोचेज, क्लोज यहाँ पर, द अर्थ क्लोज नहीं, क्लोजली यूज होगा, एडवर्ब करेक्शन आपको करना है, एडवर्ब, अर्थ क्लोजली, एडवर्ब करेक्शन करना है, एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्लोज यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, क्यों, क्योंकि द अर्थ अप्रोचेज बता रहे हैं, हेलीज कॉमेट अप्रोचेज द अर्थ क्लोज टू बी विजिबल नहीं, क्लोजली टू बी विजिबल, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब का यूज होगा, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर ठीक करनी होगी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। सो द मीनिंग ऑफ यूथेनेशिया इज मरी किलिंग, मर्डर, एसेसिनेशन या एट्रोसिटी। एसेसिनेशन तो होता है क्या, मर्डर, एसेसिनेशन, ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं, मीनिंग बताना है यूथेनेशिया का। यूथेनेशिया होता है इंटेंशनल एंडिंग करना लाइफ की, है ना, सफरिंग से रिलीव होने के लिए, कि मतलब जैसे किसी चीज़ से मुक्त होना चाहते हो, तो मर्सी किलिंग, ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है, मर्सी किलिंग होना चाहिए, मर्सी किलिंग इज द राइट आंसर। अगर आपको ये वर्ड देके पूछ लिया जाए तो इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर होता है क्या, मर्सी किलिंग, टाइपो है। एकॉम्प्लिस मीन्स आपको बताना है, एकॉम्प्लिस मीन्स क्या होता है, एकॉम्प्लिस का मतलब जैसे कोई पर्सन किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो एसोसिएट इन क्राइम, लीडर, स्किल्ड वर्कर या एनिमी, ये इजी हो जाता है। फिर अगर हमें इसका मीनिंग बताए, एकॉम्प्लिस यानी कि किसी क्राइम में लिप्त होना, एसोसिएट इन क्राइम, पार्टनर, कोलैबोरेटर, कॉन्स्पिरेटर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, सेल्फ गवर्नमेंट की कंडीशन मतलब जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है क्या बोला जाता है, उसके लिए एक वन वर्ड आपको बताना है, ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोनॉमी या ऑटोगेमी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ग्रीक वर्ड से आया है ऑटोनोमोस, लॉ, नोमोस का मतलब होता है लॉ, तो राइट आंसर इज सी, ऑटोनॉमी। सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी, ठीक है। वन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड, ठीक है, एथिस्ट, क्लैप्टोमैनिक, टीटॉटलर या टोटलिटेरियन, ये आपको बताना है। तो टीटॉटलर का मीन्स होता है पर्सन हु कंप्लीटली अवॉइड्स एल्कोहल, तो यही राइट होगा, टीटॉटलर इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ, ठीक है, पेपर 2021 के पेपर के साथ मिलते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।